गुड इवनिंग एवरीवन। ये हिंदी का हमारा 24th लेक्चर है। 23 लेक्चर हमारे हो गए हैं पहले। और मराठी के ऑलमोस्ट 48 47 लेक्चर होके दो चैप्टर भी बचे हैं। वो भी थोड़ा लोड वोड करना है। सो कुछ समय गवाए हम लोग अभी, इतना समय गवाए चालू करते हैं। ओके, लेक्चर में थोड़ा सा आपको रिकैप में दे देता हूँ। मैं पहले स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सो बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग चल रहा था। ओके, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। उसमें हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चनिंग कैसे की जाए, तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग हम लोग देख रहे थे। उसके बाद स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, और उसके बाद स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, व्हाट इज अ री इन्फोर्समेंट इन अनदर वर्ड। ये वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इन द मिलिट्री। मिलिट्री जो होता है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वहां पे री मतलब थोड़ा सा अगर हम कहीं कम पढ़ रहे हैं तो उसको एज अ सपोर्ट देना और वो चीज आगे लेके जाना। सो कहीं अगर ऐसा पोस्टिंग है और वहां पे हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो कम पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम दे कॉल द री मतलब उनको सपोर्ट जो आ जाता है वो तकरीबन 7 5 10 घंटों के अंदर आ जाता है। तब तक उनको मोर्चा संभालना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टीचिंग है वहां पे भी वैसा ही है। कुछ बच्चे जो है उनमें कुछ खामियां रहती हैं, उनकी कुछ कमजोरियां रहती हैं, उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो आप कैसे करोगे? तो स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट में आते हैं वर्बल प्रेजेस। वर्बल प्रेजेस, वर्बल प्रेजेस का मतलब है आप उनको ओरली आइदर उनको डांट सकते हो या उनको आप समझा सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो ये फिजियोलॉजी का लेक्चर चल रहा है, क्रिया शरीर का लेक्चर चल रहा है, और आपने बच्चों को हीमोग्लोबिन का प्रैक्टिकल करवा रहे हो। और हीमोग्लोबिन का प्रैक्टिकल करते वक्त जो कलर मैच करना होता है सालिज हीमोग्लोबिनोमीटर मीटर में, वो स्टैंडर्ड कंपेरेटिव के साथ, तो वो बच्चे क्या करते हैं, सर मुझे लगता है वो कलर मैच हो गया और मेरा ये रीडिंग है। फिर आप वहां पे जाके उनको बोलते हो, अरे नहीं बेटा, आपका बराबर हो गया है, खाली एक ड्रॉप आप ऐड करो, तो वो हो गया आपका वर्बल प्रेज। नेक्स्ट, नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज मतलब बिना बोले जो भी आपके आंखों के, हाथ के इशारे से, या आप जो डस्टर जो रहता है वो टेबल पे थोड़ा सा मार के जो बच्चों को समझाते हो फॉर द डिसिप्लिन पर्पस, वो आता है नॉन वर्बल क्यूज के अंदर। आंखें बड़ी करना, आंखें नम करना, हाथ से इशारे करना, तू उधर जा, तू इधर जा, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब ये वर्बल प्रेजेस के थोड़ा सा आगे की चीजें हैं, जहां हमें लगता है कि स्टूडेंट ने टीचिंग में, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो उसका आप फीडबैक उसको दे सकते हैं कि बेटा आप क्या कीजिए, ये चीजें करके आइए होमवर्क, और आगे का हम लोग आपको ये प्रोवाइड करेंगे या आपको समझाएंगे। तो ये हो गया स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर वो बच्चा कहीं ना कहीं कम मार्क्स लेके आ रहा है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप वर्बल प्रेजेस के माध्यम से, नॉन वर्बल क्यूज के माध्यम से और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के माध्यम से आप उसको समझा सकते हो। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इम्पैक्ट। reinforcement strengthens the desired learning behavior when it is immediate, specific and sincere। रीइंफोर्समेंट तुरंत देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो इमीडिएट हो गया। स्पेसिफिक, जहां जरूरत है वही दो,
हर जगह आप उनको रिइंफोर्समेंट मत दो, नहीं तो क्या होता है बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं आपके सपोर्ट के लिए। थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंट भी रखो, और जब उनको जरूरत है वही उनको स्पेसिफिकली सपोर्ट दिया करो। नेक्स्ट है सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियरली उनको सपोर्ट देते आते हो तो बच्चे जो है आपको काफी हद तक एंगेज हो जाते हैं, आपके लेक्चर में ज्यादा आते हैं, सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ऐसा। नेक्स्ट है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में जो डायमेंशन है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत काम आता है। अगर वहाँ पे लाइट सोर्स अच्छे नहीं है, प्रोजेक्टर अच्छे नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है इमोशनल क्लाइमेट। क्लास में हल्ला गुल्ला मच रहा है, या एक दूसरे से एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं बच्चे, तो वहां पे भी आपको उनकी पढ़ाई की तरफ उनका जो ध्यान होता है वो कम होता है, मस्ती में ज्यादा होता है। तो एज अ टीचर आपको वो डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन करनी है और इमोशनल क्लाइमेट अच्छा रखना है। टाइम मैनेजमेंट, ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक आप 10 बार पढ़ा रहे हो, या एक ही टॉपिक बहुत लेंथी पढ़ा रहे हो। शुरू शुरू में जब आयुर्वेद पढ़ाना चालू किया था वैद्यों ने, तो कोई कोई वैद्य जो था वो वात के बारे में 20-20 मिनट उसकी इंट्रोडक्शन में ही लेता था, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ही बताता था। तो कोई कोई जो था वो वायन वायु के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाता था। उससे क्या होता था, मैं क्रिया शरीर की बात करूं, उससे क्या होता था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैद्य थे, उनको जितना आता है उतना बताने की कोशिश करते थे पूरा का पूरा। उससे क्या होता था, एक तो बच्चों का लेवल उतना नहीं रहता फर्स्ट ईयर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो क्लासरूम में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन मेंटेनेंस। डिसिप्लिन, शिस्त, जो मराठी में जो बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन द टीचिंग फील्ड ऑल्सो। नेक्स्ट अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट इन्हांसेस, क्या क्या उससे अच्छाई होती है अगर पॉजिटिव है तो। सबसे पहला मोटिवेशन, उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है, उनको अंदर से स्फूर्ति मिलती है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट एंगेजमेंट, बच्चे जो है क्लास में ज्यादा देर तक रुकते हैं, आपके लेक्चर को अटेंटिवली सुनते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज रिटेंशन। रिटेंशन मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास के लेक्चर में स्टार्टिंग के 10 मिनट ही ध्यान दे और आखिरी के मिनट में वो सो जाए। तो अगर पॉजिटिव क्लासरूम इन क्लाइमेट आपने मेंटेन किया, तो फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर लेक्चर टू द लास्ट वर्ड ऑफ योर लेक्चर, दे आर retaining their attention to the teacher or the lecturer. Next, understanding learners characteristic। सबसे पहला है सिग्निफिकेंस। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, लर्नर मतलब स्टूडेंट। तो निल्सन नाम का जो ऑथर है उन्होंने प्लेसेस अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस। टीचिंग फेल्स व्हेन द टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इग्नोर। अगर आप बच्चों को समझ नहीं पाते हो तो आपकी टीचिंग फेल्यूर में मानी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला है एडोलेसेंट लर्नर, उनका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। हम लोग देखते हैं कि एडोलेसेंट लर्नर, एडोलेसेंट मतलब ना वो बच्चे हैं, ना वो पूरे बड़े हुए हैं, ना अडल्ट है, बीच की स्टेज है ना। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं उनमें, टीचिंग स्टडी स्किल जो होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं। एक स्ट्रक्चर जो होता है उस पे ऊपर वो डिपेंड होते हैं। नीड्स गाइडिंग, गाइडेंस एंड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में आगे भी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर एक एक वर्ड में अगर जाना जाए स्कैफोल्डिंग के बारे में, तो टू रिमूव द सपोर्ट ग्रेजुअली, उसका मतलब ऐसा होता है। तो मैं हमेशा इसमें एग्जांपल देता हूँ कि जब टू व्हीलर, कार
बाइसिकल जब सीखते हो तो आपका जो भी पढ़ाने वाला होता है, अगर आपका बड़ा भाई बड़ी बहन आपको ये गाड़ी सिखा रही है, टू व्हीलर सिखा रही है, सिखा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पीछे की सीट पे बैठता है और आपको बोलता है आप चालू करें और धीरे धीरे ट्राई करें। साइकिल हो तो वो पेडल मारना वो सिखाता है, और पीछे अपने जो दोनों पैर हैं वो धीरे धीरे टैप करते करते बैलेंस करवाता है, ताकि आप बैलेंस की तरफ ना ध्यान दें, आप मूवमेंट की तरफ ध्यान दें। जैसे ही आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करते हो, फिर बाद में वो क्या करता है, वो अपने जो पैर हैं वो जमीन की तरफ नहीं टिकाता है, वो डायरेक्टली आपको बोलता है कि आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलो। फिर उसके बाद में वो अपना सपोर्ट और कम करता है। दैट मीन्स वो जो है आपका जो मेंटर है या आपका भाई है जो आपको सिखा रहा है गाड़ी, वो फिर बोलता है कि अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, आप 1 किलोमीटर चलाए। हो सकता है कि वो आपके पीछे पीछे दौड़ भी सकता है, कि आपको एक सपोर्ट बना रहे। फिर बाद में बोलता है कि आप 1 किलोमीटर डायरेक्टली खुद उड़ के आओ, फिर 10 किलोमीटर, फिर वो बोलता है कि आप गर्दी में चलाओ। तो ये क्या हो गया, टू रिमूव द सपोर्ट ग्रेजुअली, उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है टीचिंग, एडोलेसेंट टीचिंग के या लर्निंग के, ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये जो ट्रांजिशन इनमें होते रहता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये आपको एमसीक्यू पूछा सकता है कि एडोलेसेंट स्टेज में किस चीज का ट्रांसमिशन होता है। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग से लेके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मिसकंसेप्शन। एडोलेसेंट स्टेज में बहुत सारी मिथ्स रहते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं, उनको आपको क्लियर करना होता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको लगता है कि ये जो अर्थ है वो प्लेन है या फ्लैट सरफेस है। तो फिर उनको आपको समझाना होता है कि इसके पीछे जो रीजन है वो सन का जो एक्सिस है वो रोटेट होता है। सन हमें जो दिखता है रोटेट होता है, और अगर प्लेन रहता तो वो रोटेट नहीं होता। सुबह पूर्व दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में, ईस्ट और वेस्ट में नहीं होता। तो फिर उनको लॉजिकली थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू होता। तो ये कंसेप्शन भी उनके मन में होने की संभावना है जब तक आप उनको क्लियर नहीं करते। नेक्स्ट है लिमिटेड मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला है एडोलेसेंट खुद के एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन के पीछे लगते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल, उनमें इंस्टेबिलिटी रहती है। कभी अचानक गुस्सा हो जाएंगे, तो कभी अचानक प्यार से आपसे बात करेंगे, वो जो एडोलेसेंट स्टेट के बच्चे हैं वो। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू इवेल्युएशन। सेंसिटिविटी टू इवेल्युएशन, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो अपना रिजल्ट जानने में बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। मुझे कौन सा ग्रेड मिला, मुझे कितने मार्क्स मिले। तो जैसे पेपर खत्म हो जाते हैं तो हल्ला गुल्ला करना चालू करते हैं, वाइवा के बाद भी वैसा ही। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंसेस। स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंसेस मतलब जो उनके क्लासमेट्स होते हैं उनसे वो ज्यादा बहुत प्रभावित होते हैं। डिजायर फॉर एक्सेप्टेंस, कोई भी नई चीज उनमें आप डाल सकते हो, उनके मन में डाल सकते हो, वो वेरी रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू ऑथोरिटी। जो भी ऑथोरिटी होता है, जैसे मान लो आपने एक क्लासरूम में उनको एक मॉनिटर बना दिया बच्चा या कोई स्टूडेंट्स, आइदर गर्ल और बॉय, तो उनको उनकी बातें सुनना उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सो दे हेट दैट पर्सन, ये कॉमनली पाया जाता है। अगर वो जो मॉनिटर है वो अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वगैरह है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, तो दे रेजिस द ऑथोरिटी। नेक्स्ट इज पेडागोगिकल इम्प्लीकेशन, क्या है इसके, स्ट्रक्चर टीचिंग में ये काम में आते हैं। एक्टिव लर्निंग इज द पार्ट इन द पेडागोगिकल implication. Next is a positive reinforcement must be there in the part, and emotional support. Next है adult learning comprehensive analysis.
द अडल्ट लर्निंग एंड एडोलेसेंट लर्निंग में ढेर सारा फर्क होता है। पर सबसे पहले तो ये लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनको पता है, अभी आप अडल्ट लर्नर हो, फर्स्ट ईयर बीएमएस के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो फर्स्ट ईयर और बीएमएस के जो बच्चे हैं वो, उनको पता है कि हमें 5 या 6 सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर करने हैं अच्छे मार्क्स से, वाइवा में अच्छे मार्क्स लेना है, तो दे आर द गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट, सेल्फ डायरेक्टेड। when there is a adult learning, there is a maximum chances of independence। वो खुद को अकेला, सॉरी, इंडिपेंडेंटली सारी चीजें करना चाहते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा लाइक डायरेक्शन चाहिए रहता है, मगर वो बहुत बार खुद का खुद भी करने के मूड में रहते हैं। उनको थोड़ा सा एक ढांचा आप दीजिए, प्लान बना के दीजिए, तो दे कैन फॉलो विद सेल्फ डायरेक्टेड एटीट्यूड। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट रिलेवेंस एंड एप्लीकेशन। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे बहुत काम में आती है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। रिच प्रायर एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस है वो उनको आगे जाके बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंक्रेटिव इंटीग्रेटिव थिंकिंग। their process of cognitive characteristic or the integrative thinking relies on the cognitive characteristic in the adult। वो दोनों चीजों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ट्रेडिशनल लर्निंग टेक्निक एंड मॉडर्न लर्निंग टेक्निक ऑल्सो। प्रेफरेंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा। इन इट्स फॉर अडल्ट्स, they prefer that, but in adolescent they don't prefer the part of that, that's called as a problem solving। एक रियल लाइफ सिनेरियो हमें देते हैं, केस सिनेरियो, और उसको सॉल्व करने को बोलते हैं, तो वो उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। इनमें हाई सेल्फ स्टीम होता है, तो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे सेल्फ हाई स्टीम किन लोगों में पाया जाता है, अडल्ट में, अडोलेसेंट में, अडोलेसेंट लर्नर में, या नॉर्मल लर्नर, अडल्ट लर्नर में। तो ये हाई सेल्फ स्टीम जो है वो पाया जाता है अडल्ट में। लो टॉलरेंस टू इनकॉम्पिटेंसी। इनको इनकॉम्पिटेंसी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती, किसी में भी खामियां हो तो वो तुरंत निकाल देते हैं। डिजायर रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी। दे वांट देयर रिस्पेक्ट, और एक अच्छा ढांचे से पढ़ाई करके जो सक्सेस मिलाना होता है उसमें कोशिश करते, तो डिजायर रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी। नेक्स्ट इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक। सोशल कैरेक्टरिस्टिक में आता है कोलैबोरेटिव, वैल्यू पीयर लर्निंग एंड एक्सपेक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट, वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिल बांट के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को पसंद करते हैं। पीयर लर्निंग को थोड़ा सा वैल्यू देते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे जितनी जितना फास्ट वो ग्रुप में पढ़ाई कर पाएंगे, ग्रुप डिस्कशन, उतना सेल्फ लर्निंग नहीं कर पाएंगे, और वो चीजें भी ये नहीं कर पाएंगे। Adult learners reject the rote learner and demand meaningful instruction। वो रट्टा मार पैटर्न नहीं करना चाहते, ये चीज चीज लर्न करो, ये करो, ये इम्पोर्टेंट है, वो उनको वो उससे अच्छा है ये चीज क्यों हुई और उस चीज के पीछे क्या कार्य कारण मीमांसा है, वो ढूंढना उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स। देखिए आपके जो हाथ के जो उंगलियां हैं, तो वो सारी सेम है क्या? नहीं, कुछ कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ मोटी, ऐसी है ना। तो हमारे इंडिविजुअल मतलब स्टूडेंट्स भी एक जैसे नहीं होते, दे हैव द डिफरेंट इंटेलिजेंस। हर स्टूडेंट्स का आईक्यू अलग होता है, उस हिसाब से उनको आप ट्रीटमेंट, मतलब उनको पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज प्रायर नॉलेज। कुछ स्टूडेंट को पहले से एक हर चीज के बारे में ज्यादा पता रहेगा, कुछ स्टूडेंट को नहीं रहेगा। मोटिवेशन, उनका जो मोटिवेशन से अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट लर्निंग पेस। हर स्टूडेंट की जो लर्निंग की जो स्पीड होती है वो कम ज्यादा हो सकती है। कोई फास्ट लर्नर होते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं तो वो तकरीबन फेल ही हो जाते हैं, 40% के नीचे रहते हैं, उनको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते। नेक्स्ट, कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड में
कुछ स्पेसिफिकली रिच कल्चर, पुअर कल्चर, साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियन, इनके कल्चर में भी आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। इमोशनल मैच्योरिटी आपको अडल्ट लर्नर में दिखने को मिलती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? मल्टी मेथड टीचिंग आप यूज कर सकते हो, कभी स्कैफोल्डिंग, कभी रेमेडियल टीचिंग, कभी डिबेट, तो ये उनको आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस, आप उनको डायग्राम भी निकालने के लिए दे सकते हो, उनको पीपीटी भी बनाने को, प्रेजेंटेशन भी करने को बोल सकते हो, उनका ऐसे क्यू एल का भी एग्जाम आप ले सकते हो। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल पेसिंग, आप उनको जो पढ़ाना है वो फ्लेक्सिबल गति से करेंगे तो वो अच्छा होता है। कभी एकदम फास्ट पढ़ा सकते हो, या अगर उनको लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है तो उनको थोड़ा सा धीरे 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 भी पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, इंक्लूसिव स्ट्रेटेजीज, तो नेल्सन करके जो ऑथर है उन्होंने क्या एंड बोला है, मल्टी मॉडल टीचिंग टू एक्यूमुलेट डाइवर्सिटी, है ना। तो ये जो चीज है ये आपको यहाँ पे काम में आने वाली है एमसीक्यू के माध्यम से, कि निल्सन ने क्या कहा गया था कि मल्टी मॉडल टीचिंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द अडल्ट टू एक्यूमुलेट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, ये एक इंटरप्रिटेशन का चार्ट है, इसमें अडोलेसेंट, अडल्ट और मिक्स ग्रुप, प्रीफर मेथड कौन सी होनी चाहिए, गाइडेड डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस उनको देना चाहिए एडोलेसेंट को, और इसेंशियल स्किल्स क्या है, रीइंफोर्समेंट जो कि हमने जाना है, और मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें एडल्ट। अडल्ट्स में क्या, पीबीएल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, डिस्कशंस आप कर सकते हो, उसके बाद फैसिलेशन, फैसिलिटेशन और क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग आप अडल्ट से ज्यादा पूछेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट, मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड ग्रुप, उसमें ब्लेंडेड मेथड्स होती हैं, और एक्सप्लेनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव टीचिंग इमर्जेस फ्रॉम अलाइनमेंट नॉट आइसोलेशन, तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलती है। एनटीटी एग्जाम रिलेटेड कुछ कोर स्टेटमेंट्स है वो आपको आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू का टाइप रहेगा AR, AR मतलब assertion and reasoning। तो टीचिंग बिगिंस विथ लर्नर अंडरस्टैंडिंग, तो टीचिंग जो है वो प्रोसेस है, और वो कब चालू होती है, तो जो स्टूडेंट है वो जब अंडरस्टैंड करना, जिसको समझती है वो चीजें, तो वो काम में आती है। नेक्स्ट, टीचिंग स्किल, ऑपरेशनलाइज टीचिंग मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अडोलेसेंट नीड स्ट्रक्चर, अडल्ट नीड्स रिलेवेंस, तो ये भी चीज आपको असर्शन रीजनिंग में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अडोलेसेंट नीड स्ट्रक्चर्स बट अडल्ट्स नीड रिलेवेंस, रियल लाइफ सिनेरियो से वो उसको कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिमांड मल्टी मेथड टीचिंग। नेक्स्ट, reinforcement strengthens learning behavior। तो नेक्स्ट, नो सिंगल मेथड फिट्स फॉर ऑल द लर्नर्स, तो ये ट्रू और फॉल्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आपको पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंडक्टिंग सिंथेसिस, है ना। टीचिंग इज आर्ट ऑफ डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट अलाइन इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड स्किल विथ लर्नर कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक पार्ट आता है सेंटेंस, तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये टीचिंग के बारे में कहा गया है, आपको ऐसा वहां पे ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, कौन से फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहले है कि टीचिंग इज नॉट एन आइसोलेट क्लासरूम एक्ट, इट्स बट सिस्टमेटिक मल्टीवेरिएबल एजुकेशनल प्रोसेस। टीचिंग ऐसा नहीं है कि खाली क्लासरूम में जाके पढ़ाना, टीचिंग इज अ सिस्टमिक, एक मेथड ऑफ अध्यापन जो है वो एक मेथड ऑफ साइंटिफिक स्टडी है, और वो एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक मल्टीवेरिएबल एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लियर्स एस्टेब्लिशिंग दैट teaching effectiveness depends upon the interactions among the multiple determinants, not merely on a teacher's knowledge। जो खाली टीचर को पता है वो बताना ही नहीं,
डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वो जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना, समझाना, समझना, ये होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट इन द टीचिंग. टीचिंग इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन, मटेरियल, एनवायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल वेरिएबल्स. तो ये वेरिएबल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे भी. नेक्स्ट है मॉडर्न पेडागोगी रिजेक्ट्स द आइडिया दैट गुड टीचर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस द गुड लर्निंग. ऐसा नहीं है एक आधा टीचर अच्छा उसकी पढ़ाई में हो सकता है, पढ़ाना एक अलग आर्ट है, और इसलिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अच्छा टीचर हमेशा अच्छा पढ़ाए. इंस्टेड इट एम्फसाइजेस कंडीशन अंडर विच द टीचिंग लीड्स टू लर्निंग. तो सबसे पहले फैक्टर्स हम लोग देखेंगे, टीचर रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं टीचिंग के रोल के लिए. द टीचर इज a central agent who plans, mediates, regulates and evaluates the learning. एक शिक्षक ही, एक टीचर ही ऐसा है जो प्लानिंग करता है. बीच में आप बुक्स और स्टूडेंट उनके बीच में आता है, रेगुलेशन करता है, और आपको मार्क्स देके आपको ग्रेड्स भी देता है. तो टीचर सब्जेक्ट्स मैटर्स नॉलेज. जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं क्रिया शरीर पढ़ाता हूँ तो मुझे उस क्रिया शरीर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके प्रैक्टिकल्स, उसके थियोरेटिकल्स, उसके रिसर्च अभी क्या अपडेट हो रहे हैं वो सब, ठीक है. टीचर सब्जेक्ट इसलिए डेप्थ, ब्रेड्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट नॉलेज, इसको बोलते हैं कंटेंट नॉलेज. नेक्स्ट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कोर कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड रिलेशन. नेक्स्ट है एजुकेशनल सिग्निफिकेंस. उसमें आता है इनेबल्स मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन. आप हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट प्रिवेंट फैक्चुअल डिस्टोर्शन. एक बार एक चीज बताइए, उसके दूसरी चीज दूसरी बार बताइए. ऐसा जो फैक्चुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो आपको नहीं करने होते हैं. नेक्स्ट, टीचर विद फ्रेगमेंटेड नॉलेज कैन प्रमोट रूट लर्निंग. अगर उनको पता ही नहीं है कौन सी चीज क्या होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो आपको बोलते हैं ना ये रट्टा मार लो, ये एग्जाम में आने वाला है, ये इम्पोर्टेंट. So the approach of the teachers not like that. That should not be there. Okay. While teachers with the structured knowledge promotes deep learning. जिनको प्रॉपर वो ज्ञान उस सब्जेक्ट के बारे में है डिटेल में, तो वो डीप लर्निंग प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट, पेडागोगिकल नॉलेज क्या है? इट इंक्लूड्स द टीचिंग मेथड्स, लर्निंग थ्योरीज, असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. Why it matters? Subject knowledge alone is insufficient. Pedagogical skill converts knowledge into from learnable form. Knowledge a subject is not how to teach it. एक खाते सब्जेक्ट का नॉलेज होना, आपको अगर धातु पोषण न्याय आता है, इसका मतलब ये नहीं कि धातु पोषण न्याय आप अगले वाला जो भी स्टूडेंट्स है उसको आप अच्छे से समझा सको. टू how to teach is an art and it's a scientific process. Next, teachers belief and teaching philosophy. Belief dimensions, belief about the learner's fixed or improvable ability. Next, belief क्या है टीचिंग के बारे में? ऑथोरिटेटिव है वो और फैसिलिटेटिव. नेक्स्ट है बिलीफ अबाउट लर्निंग, मेमोराइजेशन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट है टीचर्स बिलीविंग इंटेलिजेंस इज modifiable and use more supporting and structural strategies. तो टीचर का इंटेलिजेंस इस बात पे अवलंबन रहता है, इस बात पे डिपेंड रहता है कि आप कैसे वो जो सपोर्टिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज करते हो, उनको कैसे इस्तेमाल करते हो, उनको मॉडिफाई करते हो. नेक्स्ट, टीचर्स एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेशन क्या है? उसको बोलते हैं पैगमेलियन इफेक्ट. तो उसमें आता है हाई एक्सपेक्टेशंस, हायर अचीवमेंट्स. लो एक्सपेक्टेशन, रिज्यूड एफर्ट है. अगर आपको कुछ अच्छा बड़ा बनना है तो आपको उतने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, आपको उतना अटेंटिव भी रहना पड़ेगा. नेक्स्ट, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस सबली शेप्ड क्वेश्चनिंग बिहेवियर. आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो,
फीडबैक क्वालिटी, आपका जो फीडबैक है उस कैसी क्वालिटी आती है। नेक्स्ट अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, आज यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 29th पेज नंबर से चालू करेंगे, टीचिंग स्किल एंड परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश कुलनारे। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।